हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा हुआ था कि हमने आपका बीए सेकंड ईयर के सोशियोलॉजी का समाज शास्त्र का हल मॉडल पेपर यानी कि एक मॉडल पेपर तैयार किया है जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे हुए हैं एंड उन क्वेश्चंस का पूरे आंसर के साथ आपको पूरा वीडियो बाकायदा देते हैं, जिसमें हमने पिछली वीडियो में आपके पेपर 1 को डिस्कस किया हुआ था। लेकिन इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पेपर 2 से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में एंड उस पर लगभग 1 घंटे हमारा डिस्कशन चला हुआ था 10 क्वेश्चन पर केवल। तो आज भी हम सेकंड पेपर पर इसी तरह से पूरा डिटेल अध्ययन करने वाले हैं, तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी अगर आपने वीडियो को ज्वाइन किया हुआ है तो सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पे विजिट कीजिए। अगर आपको चैनल वैल्यूएबल लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दो, आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको इसी तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मिलती रहेंगी जो कि आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। आओ देखते हैं क्वेश्चंस क्या है आपके सामने। तो बीए सेकंड ईयर का आपका सोशियोलॉजी का पेपर 2 के ये नए क्वेश्चंस हैं जो कि टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर के आए हैं। अब आइए एक एक क्वेश्चन को हम अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कह रहा है आपसे कि सामाजिक विघटन की अवधारणा को परिभाषित कीजिए और इसके प्रमुख कारणों पर क्या करना है, प्रकाश डालना है। तो देखो, अगर हम सामाजिक विघटन की बात करें, शुरुआत हम करें सामाजिक विघटन से, तो सामाजिक विघटन का संबंध सामाजिक संरचना से है कि समाज की जो संरचना है उससे रिलेट करता है सामाजिक विघटन। जब संरचना के शरीर में व्याधि उत्पन्न हो जाती है तो यह शरीर का विघटन है, यानी कि हमारी बॉडी की एक संरचना है, अब इसमें कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट आज हो जा रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हो रहा है, कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो वो क्या कहलाएगा, वो क्या हो गया, विघटन हो गया। समाजशास्त्रियों ने सामाजिक विघटन की व्याख्या जो है वो सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में किया हुआ है। सामाजिक व्यवस्था में जो भी मानदंड, मूल्य या परंपराएं, जो भी कोई चीज ना निहित होती है, व्यवस्था में जो भी मानदंड जो है मूल्य और परंपराओं में निहित होती है, उनके विपरीत जब कोई नई संरचना विकसित होने लगती है तो यह सामाजिक विघटन समझा जाता है। यानी कि एक पुरानी परंपरा, एक नया समाज हमारा स्थापित है, जब कोई भी चीज उस परंपरा के, उस समाज के खिलाफ कुछ काम होने लगता है या उससे अलग कुछ भी होता है तो उसको समझा जाता है कि हाँ, समाज अब जो संरचना था वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, वो विघटित हो रहा है। यह भी निश्चित है कि जब सामाजिक विघटन तीव्र हो जाता है तो अनिवार्य रूप से क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन आता है। जब समाज विघटित होगा, विघटित कब होगा, जब कुछ नई चीजें आएंगी, कुछ अलग चीजें होंगी, तो इससे समझा जा सकता है क्या कि सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। सामाजिक विघटन के अर्थ को स्पष्ट करने के लिए एक और बात कहनी है कि विघटन की ये जो अवधारणा है ना, वो काल सापेक्षिक होती है, यानी कि एक टाइम पीरियड में विघटन होता है। एक टाइम पीरियड तक लग सकता है कोई चीज विघटित हो रही है। स्वतंत्रता से पहले हमारे यहाँ यदि अछूतों को मंदिर में प्रवेश दिया जाता था तो यह हिंदू समाज का विघटन था, यानी कि जो वो अछूत जिनको माना जाता था, नीची जाति के माना जाता था, दलितों को अगर मंदिर में प्रवेश दे दिया जाता था तो माना जाता था कि वो क्या है, गलत है। तो प्रवेश जो है माना जाता था कि अगर उनको प्रवेश दे दिया गया तो गलत है। तो जब ये काम शुरू किया गया कि हाँ, दलितों को भी मंदिर में प्रवेश किया जाए, तो ये भी क्या था, एक प्रकार से सामाजिक विघटन ही था, क्योंकि ये जो था ये हिंदू समाज का विघटन था। आज इसे तरक्की या प्रगति हम कुछ भी समझ सकते हैं कि आज इसको हम तरक्की मान सकते हैं कि हाँ, सबको समानता का अधिकार दे दिया गया, लेकिन उस टाइम पीरियड पर वो क्या था, एक तरह से विघटन ही था कि हमारी जो परंपराएं हैं उसका क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। तो यह संभव है कि काल के युग में ये प्रथाएं और समाज के लिए विघटनकारी हो जाती हैं या प्रगतिशील हो जाती हैं, ये टाइम पर डिपेंड करता है। लेकिन एक टाइम विशेष पर क्या हो, जब कोई नया चेंज आता है तो विघटन ही कहलाता है कि समाज विघटित हो रहा है, चाहे वो चेंज अच्छे के लिए हो या वो चेंज आगे चल करके बुरे के लिए हो, लेकिन उस टाइम पीरियड पर उसको क्या कंसिडर किया जाता है कि ये क्या हो रहा है, विघटन हो रहा है। अब इस पर कुछ विद्वानों ने अपना विचार रखा हुआ है, कुछ विद्वानों ने इस पर अपनी राय रखी हुई है। उन विद्वानों के बारे में आइए बात करते हैं। तो इसमें बात करते हुए कहते हैं इलियट और मेरिल सामाजिक विघटन पर बात करते हुए क्या कह रहे हैं कि सामाजिक विघटन एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा समूह के सदस्यों के संबंध टूट जाते हैं या भंग हो जाते हैं, वो कहलाता है आपका सामाजिक विघटन। पीबी लैंडिस कहते हैं कि सामाजिक विघटन से हमारा तात्पर्य है सामाजिक नियंत्रण का इस प्रकार से भंग हो जाना जिससे संपूर्ण समाज में क्या हो, अव्यवस्था फैल जाए या भ्रम उत्पन्न हो जाए, तो वो कहलाता है सामाजिक विघटन। इस पर विचार रखते हुए न्यूमेर कहते हैं कि सामाजिक विघटन केवल एक संतुलित दशा ही नहीं है, बल्कि यह मुख्यतः क्या है, एक प्रक्रिया है, और इस प्रकार यह उन घटनाओं और परिस्थितियों को प्रदर्शित करता है जो व्यक्ति और समूहों की स्वाभाविक क्रियाशीलता में बाधा उत्पन्न करते हैं कि जिस तरीके से समाज चल रहा था उस तरीके से समाज ना चल करके एक अलग तरीके से समाज जो है उत्पन्न होता है, वो कहलाता है आपका सामाजिक विघटन। अब सामाजिक विघटन क्या, हम अगर लक्षणों के बारे में बात करें कि सामाजिक विघटन का बेसिकली लक्षण क्या है,
तो जब सामाजिक विघटन होता है तो क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है, तो देखने को मिलता है कि परिस्थिति और भूमिका की अनिश्चितता हो जाती है। यानी कि समाज में कभी कभी ऐसी दशा उत्पन्न हो जाती है कि जब अधिकांश व्यक्ति की स्थिति और उनकी भूमिका में असंतुलन की दशा हो जाए, कि मतलब उनका काम क्या है, वो किस लिए है, या उनकी लाइफ की वैल्यूज क्या है, वो सारा कुछ क्या हो जाए, चेंज हो जाए। व्यक्ति परंपरागत नियमों के अनुसार अपनी भूमिका का निर्वाह करता है, और जब वो इस चीज को छोड़ करके जब कुछ अलग चीज करना चाहता है तो क्या कहा जाता है कि वो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, या वो नई संस्कृति के अनुसार नहीं अडॉप्ट कर सकता है। जब कोई व्यक्ति अभी इस समय अगर परंपरा के बारे में बात करने लगे या परंपराओं को लेकर के चलने लगे तो क्या कहा जाएगा कि ये पिछड़ा है, ये नए मूल्यों में अनुकूलन नहीं कर पा रहा है। यह स्थिति जीवन को बहुत कई हदों तक अनिश्चित भी बना देती है, कई हदों तक जो है ये ट्रॉमेटिक भी हो जाती है, कि हम अपनी परंपराओं को जब पकड़ रहे हैं ना तो लोग हमें इस तरीके से दिखाते हैं कि हाँ तुम तो बहुत पिछड़े हुए, तुम बहुत गए गुजरे हो। तो इस तरह की चीज़ें भी होती हैं जो सामाजिक विघटन में हमें देखने को मिलता है। नियंत्रण के साधनों की शक्ति में कमी हो जाता है, और ये कहीं ना कहीं जो है कारण के रूप में भी आ जाते हैं कि नियंत्रण के साधनों में जब कमी हो जाता है, यानी कि एक जो स्ट्रक्चर होता है, एक परंपरा का जो मूल्य है या उनका जो नियंत्रण है, उस शक्ति में जब कमी आ जाता है। कोई अभी आप देखोगे पहले टाइम पीरियड पे, अगर आप एक गांव में रह रहे हो ना और आपने कुछ भी चीज़ किया या कोई भी आप काम करते हो तो उसके लिए आपको जिम्मेदार समझा जाता है। एंड आपने अगर वो गलत किया है तो पूरे गाँव का ये जिम्मेदारी होता था, और पूरा गाँव क्या करता था, आपको प्रेशराइज करता था। आपने गलत किया है तो उसके लिए आपको दंड भी दिया जाता था, लोग बाइकाट कर देते थे, लोग दूसरों पर मतलब प्रेशर बना करके भी उसको अच्छा काम करवा लेते थे। लेकिन आज क्या है, आज केवल व्यक्ति अपने आप तक ही सीमित है, बेसिकली अपनी फैमिली तक भी वो सीमित नहीं रह गया है, केवल अपने इंडिविजुअल तक ही सीमित है। किसी और को वो कुछ भी सलाह नहीं दे सकता, या कुछ भी कोई भी मतलब काम में, किसी भी काम में वो किसी और का कुछ भी नहीं कर सकता है, वो केवल इंडिविजुअल तक ही रह करके चला गया है। और जिस वजह से ये नियंत्रण के साधनों में कमी आई है, तो व्यक्ति जिस तरीके से चाहे जहाँ चाहे रह सकता है जिस हिसाब से। तो ये भी चीज़ें क्या है, लक्षण आ जाती हैं, आपको देखने को मिलता है। एकमतता का अभाव आपको देखने को मिलने लगता है जब ऐसे विघटन होते हैं। सामाजिक परिवर्तन में तीव्रता दिखाई देता है, व्यक्तिवादिता में तीव्रता दिखाई देता है। और भी अगर कारणों की बात किया जाए कि सामाजिक विघटन का क्या है, प्रमुख कारण क्या क्या है, तो सामाजिक विघटन के दोस्त प्रमुख कारण में आएगा आपका सामाजिक परिवर्तन में असंतुलन, सामाजिक संरचना में असंतुलन आ जाना, कि हमारे समाज की जो संरचना है वो संतुलित ना रह जाए, यानी कि परंपराओं के हिसाब से या प्राचीन जो प्रथाएं हैं उनके हिसाब से ना चले। तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, यहाँ से ये कारण होता है सामाजिक विघटन का। दूसरा कारण हो सकता है तीव्र सामाजिक परिवर्तन, यानी कि समाज बड़ी तेजी से चेंज हो रहा है। अभी आप देखोगे 2000 ईस्वी यानी कि 21वीं सदी जब से शुरुआत हुआ है ना, हमारी पूरी दुनिया पूरी तरह से टेक्नोलॉजी के वजह से पूरी दुनिया चेंज हो गई है। 2000 से पहले हम चीज़ों को जिस तरीके से देखते थे ना, 2000 अभी आप बात करोगे 2005 में इंटरनेट आया हुआ है, इससे पहले ये दुनिया कैसी रही होगी आप कल्पना कर सकते हो कि मतलब कोई भी चीज़ आप कहीं भी सर्च नहीं कर सकते हैं, कहीं पर गूगल नहीं कर सकते हैं, कहीं किसी की वीडियो आप नहीं देख पाएंगे। मतलब जो भी फॉर्मेट थे वो सब ऑडियो तक ही सीमित थे, और वो ऑडियो भी केवल फ़ोन कॉल पे हुआ करता था। 1999 के पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस समय ये चीज़ें सुविधाएं नहीं थी। 2005 में इंटरनेट आया और 2022 अभी है, केवल अभी अब बात करोगे तो केवल 17 साल हुए हैं, और 17 साल में पूरी दुनिया चेंज हो गई है, टेक्नोलॉजी चेंज हो गया है। अभी 1-2 सालों में मेटावर्स पर काम किया जा रहा है, जहां आप अपने घर पर बैठ करके ना किसी और के साथ एकदम फिजिकल रूप में जैसे बैठते हैं वैसे चेंजेस आने वाले हैं। तो इस तरीके से मतलब समाज में क्या हो रहा है, बड़ी तेजी से चेंजेस आ रहा है। लोगों का जीवन रहन सहन अभी कोविड की वजह से जो ये लॉकडाउन लगा, इस वजह से ऑनलाइन इतना ज़्यादा प्रमोट हो गया कि पूरी दशा ही चेंज हो गई। तो अब इस परिवर्तन के क्षेत्र में कई सारे लोगों का जीवन चेंज हो गया, उनकी जीवन शैली चेंज हो गई, रहने का, खाने का, उठने बैठने पूरा शेड्यूल चेंज हो गया है। एक जो काम करने का माहौल होता था कि घर से बाहर जाना है, कहीं पर काम करना है, फिजिकल काम करना है, उसको हटा करके अब जो है ऑनलाइन काम करना, वर्क फ्रॉम होम करना, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं, जिससे व्यक्ति का पूरा लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जा रहा है। अब उस किसी के लिए वो एडॉप्टिव होगा, किसी के लिए वो एडॉप्टिव नहीं होगा। किसी ने इसको अपॉर्चुनिटी की तरह यूज किया कि उसको अब ऑनलाइन चीज़ें मिल जा रही हैं, उसको घर पर बैठ करके पूरी दुनिया में वो कवर कर सकता है, बहुत सारे लोगों तक जुड़ सकता है। और कई सारे लोगों के लिए बहुत टफ हो गया। अब वो जो क्लासरूम में जाकर के पढ़ाते थे या बाहर जाकर के कुछ काम करते थे, अब वो बाहर नहीं कोविड में जा पाए। तो इस वजह से बहुत सारे लोगों ने, अगर जिसने वो परिवर्तन स्वीकार किया, तो बहुत सारे लोगों ने उसके खिलाफ भी कहा कि ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऑनलाइन क्लासेस बेकार हैं। लेकिन करोगे क्या, क्योंकि चीज़ें अब चेंज हो चुकी हैं, बहुत हद तक चेंज हो चुकी हैं, और मैक्सिमम क्लासेज आपकी अभी ऑनलाइन ही हो रही हैं। एंड काफ़ी लोगों को ये सुविधा भी लग रहा है कि अगर आपको जाना है कोई क्लास करने के लिए, आपको जाना पड़ेगा। अगर दिल्ली अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, वही चीज़, वही क्लास, वही टीचर्स आपको आपके घर पर मिल पा रहे हैं ऑनलाइन के माध्यम से। तो
कई जगह ये चीज़ आपके लिए फायदेमंद होगा। आप जो जितना ज़्यादा परिवर्तन होगा, कई सारे लोग परिवर्तन के अनुसार, सामाजिक परिवर्तन की तीव्रता के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल पाते हैं, तो सामाजिक विघटन होना स्वाभाविक है। इस पर आ जाता है सामाजिक मनोवृत्तियों में परिवर्तन की, मतलब समाज के संगठन के सभी सदस्यों की मनोवृत्तियां एकता का होना आवश्यक है, तभी जाकर के समाज एक जैसा रहेगा। ऐसा केवल तभी संभव है जब अधिकांश लोगों की जो सामाजिक मनोवृत्तियां हैं वो अपने समाज के नियमों से प्रभावित होती हैं। यदि यही नियम व्यक्ति की मनोवृत्तियों को प्रभावित करने में असफल हो जाएं तो सामाजिक विघटन की स्थिति पैदा हो जाएगी। सामाजिक मूल्यों में संघर्ष हो जाए, यानी कि जिस चीज़ को आप अच्छा समझते हो दूसरा व्यक्ति उस चीज़ को क्या करे, बेकार समझने लगे, खराब समझने लगे, तो उस चीज़ की वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे घट जाएगी, और जिससे कि सामाजिक एकता भी टूटेगा और समाज का विघटन हो जाएगा। अब इसके बाद आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं ये दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि पारिवारिक विघटन किसे कहते हैं, इसके उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अभी अगर आप वीडियो को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार जाकर के लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, अपने लोगों तक बताइए कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझाई जा रही हैं। एक तरीके से आपका एक रिवीजन क्लास भी ये चल रहा है, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आपने इनको कवर कर लिया तो इसमें आपके शॉर्ट आंसर जो आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सारा कवर हो जाएगा, क्योंकि इसमें टॉपिक्स एक एक करके आ रहे हैं। तो बात करें पारिवारिक विघटन की और इसके उत्तरदायी कारकों की, तो पारिवारिक विघटन क्या होता है बेसिकली, अगर हम इसको वर्ड के अनुसार समझने की कोशिश करें कि पारिवारिक विघटन क्या है, तो पारिवारिक विघटन से तात्पर्य है पारिवारिक संगठन का टूट जाना, पारिवारिक संबंधों के जाल का छिन्न भिन्न हो जाना, पारिवारिक संबंधों का लोप हो जाना, यही कहलाता है आपका पारिवारिक विघटन। परिवार के संबंधों में के बीच जो प्रेम, स्नेह, सहयोग और सद्भाव रहता है, वो जिन तंतुओं के सहारे क्या होता है, परिवार एक इकाई के रूप में बंधा होता है, उन तंतुओं का अगर टूट जाए, वो तंतुएं अगर टूट जाए तो उन तंतुओं का टूट जाना ही क्या कहलाता है, पारिवारिक विघटन कहलाता है। न्यूमेर ने अपनी पुस्तक जो है सोशल प्रॉब्लम्स एंड द चेंजिंग सोसाइटी में पारिवारिक विघटन को परिभाषित करते हुए लिखा हुआ है कि व्यापक अर्थ में अगर हम बात करें तो पारिवारिक विघटन का अभिप्राय है मैतक्य और निष्ठा का टूट जाना, एक भरोसा, एक बिलीफ, एक अपनापन, वो चीज़ जब टूटता है तो ही एक परिवार क्या होता है, विघटित होता है। बहुधा पूर्व संबंधों का टूट जाना, पारिवारिक चेतना का विनाश हो जाना, एक अलगाव का विकास हो जाना, यहीं से पारिवारिक जो है विघटन स्टार्ट होता है। इस पर अपना विचार रखते हुए माओवर महोदय कहते हैं, इस पर अपना विचार रखते हुए कौन कह रहा है, माओवर महोदय क्या कह रहे हैं कि पारिवारिक विघटन का अर्थ है पारिवारिक संबंधों में बाधा डालना, अथवा यह संघर्षों की श्रृंखला का वह चरम रूप है जो परिवार की एकता के लिए क्या करे, खतरा पैदा कर दे। ये संघर्ष किसी भी परिवार के हो सकते हैं, लेकिन संघर्षों की इस श्रृंखला को हम पारिवारिक विघटन कह सकते हैं। इलियट मैरेल इस पर अपना विचार रखते हुए कहते हैं कि विस्तृत अर्थों में अगर हम पारिवारिक विघटन को देखा जाए तो ऐसा कहना होगा कि परिवार विविध प्रकारों में से किसी भी प्रकार में जब किसी न किसी प्रकार की प्रकार्यात्मक अव्यवस्था आ जाती है तो पारिवारिक विघटन हो जाता है, और इसको हम पारिवारिक विघटन कह सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें कि उपरोक्त इन व्याख्याओं पर प्रकाश डालें तो हम कह सकते हैं कि जो पारिवारिक विघटन का अर्थ है वो क्या है, एक ऐसी प्रक्रिया से, एक ऐसा काम से है जिससे परिवार की जो क्रियाशीलता है, जो काम करने का एक तरीका है, एक तरीके से फ्लो जो परिवार का चल रहा है, उसमें अवरुद्धता आ जाए और परिवार के सदस्यों के बीच के स्तर संभव जो संबंध है वो भंग हो जाते हैं तथा परिवार का संपूर्ण पर्यावरण विषाक्त और तनावपूर्ण हो जाता है। तो इस प्रकार पारिवारिक विघटन के अंतर्गत हमारा संबंध केवल पति पत्नी के बीच तनाव से नहीं है कि मतलब एक परिवार पति पत्नी के बीच के तनाव को लेकर के, बल्कि उस तनाव से है जो माता पिता के और उनके संतानों के बीच में भी उत्पन्न हो रहे हैं। माता पिता और संतानों के बीच में जो तनाव उत्पन्न हो रहा है, असमंजस की गंभीर समस्या उत्पन्न होता जा रहा है। और आप देखोगे आजकल ऐसी स्थितियां आपको देखने को मिल जाएंगी। एक फैमिली में पेरेंट्स का और बच्चों का रिलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, एक बेटी का माँ का रिलेशन अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी स्थिति में पति पत्नी के बीच भी तनाव उत्पन्न हो जाते हैं एंड बच्चों का भी तनाव उसमें एड ऑन होता रहता है, जो कि पारिवारिक विघटन का एक महत्वपूर्ण कारण बनता चला जाता है। अब बात करें इसके लिए उत्तरदायी कारकों की कि पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी कारक कौन कौन से हैं, तो इसमें आता है, सबसे पहला कारक आता है वो है भूमिकाओं की बहुलता। क्या है आपका, भूमिकाओं की बहुलता। भूमिकाओं की बहुलता मतलब कई सारी भूमिकाएं एक साथ आ जाना। आधुनिक जो अभी इस समय आप बात करें तो आधुनिक पत्नी के सामने अनेक सारी भूमिकाएं हैं और वह यह निर्णय नहीं कर पाती है कि कौन सी उसके लिए हितकारी है और उपयुक्त है और कौन सा उसके लिए खराब है, मतलब उसको करना क्या चाहिए।
क्या कहते हैं कि परिवार के परंपरागत रूप में उसकी भूमिकाएं बिल्कुल निश्चित और स्पष्ट थी। जब परिवार परंपरागत रूप से रहा करता था तो उसकी भूमिकाएं क्या थी, एकदम डिक्लेयर थी कि उसको क्या करना है। एक लड़की है, एक पत्नी है, तो उसका काम क्या है, बच्चों की देखभाल करना है, घर में खाना बनाना है, मतलब घर के कामकाज करने हैं, दैट्स इट। वो पूरी तरह से खत्म था, बस उतने ही तक सीमित था। तो मतलब एक जो बाउंड्रीज है वो पूरी डिफाइन थी। लेकिन अगर आप बात करोगे आधुनिक परिवार में तो उसके सामने बहुत सारी भूमिकाएं आ गई हैं। इतना ही नहीं, उस समय तो स्थिति और अधिक पेचीदी हो जाती है जब एक पत्नी में एक ही समय में एक साथ इन समस्त भूमिकाओं को अदा करने की आशा की जाती है कि वो जॉब भी करने जाएगी, वो घर पे काम भी करेगी, वो बच्चों को भी संभालेगी। मतलब अलग अलग तरह की जो भूमिकाएं आ जा रही हैं, तो भूमिकाओं की बहुलता भी कहीं ना कहीं पारिवारिक विघटन का कारण बनती है। एक टाइम पर तंग आकर के कि मैं ये सारे कुछ नहीं कर सकती या नहीं कर सकते, तो वो टूटने का पारिवारिक विघटन का एक कारण बनता है। दूसरा आ जाता है भूमिकाओं से असंतोष। पहले की नारी आधुनिक शिक्षा से दूर थी, उनको आज की शिक्षा से कोई मतलब नहीं था। परिणाम स्वरूप क्या होता था कि अज्ञानतावश वह अपनी भूमिकाओं से असंतुष्ट थी। किंतु आज शिक्षा के फलस्वरूप स्त्री ने अपने पति के समान कार्य करने योग्य स्थिति को प्राप्त कर लिया है। नतीजा यह है कि आज अपनी परंपरागत स्थिति से वो संतुष्ट नहीं है और वह अपने पति के बराबर का स्थान प्राप्त करना चाहती हैं। इतना ही नहीं, पति के बराबर का जो है वास्तव में अवसर में अनेक चीजें उनको प्राप्त भी है, जिसमें वह जाकर के आत्मनिर्भर को हो, समानता के अधिकार के लिए आवाज बुलंद करती हैं। परिणाम स्वरूप नारी की यह स्थिति जो है पति महोदय स्वीकार नहीं करते हैं और ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि पारिवारिक विघटन स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं हमारा जो भारतीय समाज है ये पुरुष प्रधान समाज रहा है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज एक्सेप्टेंस में ही नहीं आ पाती है कि हाँ वी आर इक्वल। कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग अंदाज, कितना भी आप उसको देखोगे, कितना भी फैसिनेटिंग देखोगे, कितना भी आधुनिक देखोगे, कहीं ना कहीं वो डोमिनेटिंग अंदाज आपको देखने को मिलेगा। एंड ये चीज़ें कहीं ना कहीं एक लेवल तक महिलाओं की भी गलती है इस चीज़ में। और उस चीज़ को देखो, कहीं भी एक रिलेशन है तो उसमें ना कोई ऊपर है ना कोई नीचे है, बोथ आर इक्वल्स। एंड दोनों को समझना होगा, दोनों को अपनी एक क्राइटेरिया सेटअप करना होगा कि हाँ ये तुम्हारी बाउंड्रीज है, ये मेरी बाउंड्रीज है। वो चीज़ें सेटअप होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं इन भूमिकाओं में असंतोष आ जाता है, जिस वजह से पारिवारिक विघटन होता है। आगे बात करें कि भूमिकाओं में संघर्ष आ जाता है। जैसे परंपरागत परिवारों में स्त्री यदि किसी ऐसी भूमिका को अदा करना चाहती है जो कि उस परिवार के परंपरागत प्रतिमानों के अनुकूल नहीं है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। सामाजिक मूल्यों में विरोध, परिवार के सदस्यों के मूल्य एक दूसरे से अलग हो जाने से भी उनके बीच में मतों में क्या होती है, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, मतों में कमी होने लगती है, एक साथ एक मत नहीं हो पाते हैं। परिवार में विवाह हो गया, नातेदारी, धर्म, शिष्टाचार, मनोरंजन, संपत्ति को लेकर के यदि पति पत्नी या उनके बच्चों के बीच में मतभेद हो जाता है तो ये जो है किसी भी विषय में निर्णय लेना कठिन हो जाता है। और यह दशा विभिन्न प्रकार के तनाव को जन्म देकर के विघटन को पैदा करती है। वैवाहिक मूल्यों का पतन, जैसे कि आप बात करोगे कि आज विवाह के जो परंपरागत मूल्य हैं वो तेजी से बदल रहे हैं। कुछ समय पहले तक विवाह को एक पवित्र धार्मिक और सामाजिक बंधन समझा जाता था, लेकिन आज के टाइम पर अगर आप विवाह दिखोगे तो ये रिलेशनशिप क्या है, एक तरीके का समझौता है जिसे पति और पत्नी अपनी इच्छा से कभी भी तोड़ सकते हैं। आज विवाह का संबंध परिवार के दायित्वों की पूर्ति से उतना नहीं समझा जाता जितना कि भौतिक सुखों की पूर्ति के लिए। वैवाहिक मूल्यों में होने वाला किसी भी तरीके का पतन पति पत्नी और उनके बच्चों के संबंधों में क्या करता है, तनाव पैदा करता है और पारिवारिक विघटन की समस्या को जन्म देता है। सामाजिक तनाव हो गया। सामाजिक तनाव में हम उन चीजों को रख सकते हैं जो विवाह से पहले या विवाह के बाद की स्थिति की भिन्नता का परिणाम होता है। यदि एक सुशिक्षित या पढ़ी लिखी जो लड़की है वो अनुशासित माता पिता की पुत्री का विवाह किसी ऐसे परिवार में हो जाता है जहां लोग दारू शराब पीते हो, दूसरे को आलोचना करते हो, गाली गलौज होता हो, बच्चों के प्रति उदासीनता जैसी व्यवस्था हो, तो अक्सर ऐसी स्थिति में क्या होता है कि लड़की सामाजिक तनाव के कारण अपने पति के परिवार से अनुकूलित करने में काफ़ी कठिनाई उत्पन्न होती है। इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे पति पत्नी की आयु में अगर लंबी अंतर हो गया तो उनमें एक जो पीढ़ी का डिफरेंस होता है, यानी कि एक आप कह सकते हो कि एज डिफरेंस की वजह से एक जो माइंडसेट का डिफरेंस होता है, टाइम पीरियड का डिफरेंस, वो आ जाता है। दोनों में किसी भी प्रकार की लंबी बीमारी से परिवार में बच्चों की संख्या हो गया, पति पत्नी के जीवन में सास ससुर का अवांछित हस्तक्षेप हो गया, ऐसी तमाम सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं पारिवारिक विघटन के लिए उत्तरदायी होती हैं। तो ये था दोस्त पारिवारिक विघटन। आई होप आपको समझ में आया होगा कि पारिवारिक विघटन है क्या और इसके पीछे कौन कौन से कारक उत्तरदायी हो सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करते चलिए, जिससे कि चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ में आती रहें। ओके आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। तब तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, एक बार लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आप देख सकते हो, आपके सामने दिख रहा है 3rd नंबर का क्वेश्चन। अपराध की अवधारणा की व्याख्या कीजिए कि आखिर अपराध है क्या। अपराध के बारे में वैधानिक या समाजशास्त्रीय उन सभी चीजों के बारे में डिस्कस करना है। तो सरल भाषा में अगर हम समझना चाहें कि अपराध क्या है, आप नॉर्मल समझो, अपराध यानी कि ऐसा काम जो सामाजिक या कानूनन दृष्टि से क्या हो, गलत हो, वो कहलाता है आपका अपराध। साधारण भाषा में समाज विरोधी या जन कल्याण के विरोध किया जाने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जो लोगों के कल्याण के खिलाफ है, वो क्या है, अपराध है अपने आप में। और इसको जो करता है, जो व्यक्ति जो इस काम को करता है, अपराध को करता है, उसको क्या कहते हैं, अपराधी कहते हैं। वास्तविकता यह है कि अपराध का अर्थ बहुत व्यापक है। विभिन्न युगों और विभिन्न समाजों में अपराध का अर्थ भी एक दूसरे से बहुत अलग देखने को मिलता है। प्राचीन और आदिम समाजों में धार्मिक, नैतिक और प्रथागत नियमों को तोड़ना एक गंभीर अपराध माना जाता था। अगर आपने परंपराएं तोड़ दिया, आपने प्रथाएं तोड़ दिया, आपने धार्मिक नियमों को तोड़ा, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध माना जाता था। जबकि अगर आप वर्तमान समाज में देखेंगे तो केवल उन्हीं व्यवहारों को अपराध माना जाता है जो राज्य ने, जो देश ने कानून बना दिया है, जो संविधान ने कानून बनाया हुआ है। अगर आप उसके खिलाफ कुछ काम कर रहे हो तो वही अपराध है, अदरवाइज अपराध नहीं है। तो अपराध की कानूनी अवधारणा जो है उसके बारे में बात किया जाए तो वैधानिक दृष्टि से अपराध जो है वो कानून का क्या है, उल्लंघन है। वैधानिक दृष्टि से हम देखें तो अपराध क्या है, कानून का क्या है, एक उल्लंघन है कि अगर आपने कानून का उल्लंघन कर दिया तो वो अपराध है। यह वह व्यवहार है जिसे आपराधिक संहिता में निषिद्ध जो है और दंडनीय घोषित किया गया है। इस पर अपना विचार देते हुए मदरलैंड ने कहा हुआ है, क्या कहा हुआ है मदरलैंड ने, कि आपराधिक व्यवहार वह है जिससे आपराधिक कानून का उल्लंघन होता है। कोई भी कार्य कितना भी अनैतिक पूर्ण हो, निंदनीय क्यों ना हो, अपराध तब तक नहीं माना जाएगा जब तक उससे आपराधिक कानून द्वारा निषिद्ध या घोषित ना किया गया हो। यानी कि कोई भी चीज तब तक जो है निषिद्ध नहीं माना जाएगा या तब तक उस पर अपराध की ठप्पर नहीं लगेगी, जिससे कि यह समझ में आ सके कि जब तक वो एक राज्य ने जो कानून बनाया हुआ है ना, उस कानून के खिलाफ ना कोई काम हो रहा हो, तब तक वो काम कितना भी अनैतिक हो, कैसा भी हो, वो चीज़ क्या है, नहीं माना जाएगा कि वो चीज़ क्या है, खिलाफ है या आप वो काम करके अपराधी हो जा रहे हैं। ओके, तो उसमें चीज़ें सामने आ रही हैं। वो चीज़ ये है कि जो कानून का संविधान है उसके खिलाफ अगर आप काम कर रहे हो तो ही आप क्या कर रहे हो, अपराध कर रहे हो। इस पर टेफ्ट अपना विचार रखते हुए अपनी पुस्तक क्रिमिनोलॉजी में लिखते हैं कि आप एक वैधानिक रूप से अपराध एक ऐसी प्रक्रिया है जो कानूनता क्या हो, दंडनीय हो। तो वही क्या है, आपका अपराध है। अब कानूनी दृष्टिकोण से अपराध के निर्धारक मापदंड है, कुछ चीजें हैं जो अपराध को निर्धारित करती हैं। तो अपराध कानून का उल्लंघन है, और यह कह देने से अपराध परिभाषित नहीं हो जाता कि कानून का उल्लंघन है। कानून मतलब किस कानून का, कैसा उल्लंघन है, बल्कि अपराध के निर्धारण में कुछ मानदंड और भी हैं। और सामान्यतः ये मानदंड कुल 7 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के मानदंड हैं अपराध को लेकर के? 7 प्रकार की अवधारणाएं, 7 प्रकार के मापदंड हैं अपराध को लेकर के। उसमें सबसे पहला आता है आपका सुयोग्य आयु, यानी कि किसी भी व्यक्ति के कार्य को अपराध घोषित करने से पहले उसकी आयु कानूनी रूप से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंग्रेजी कॉमन लॉ के अनुसार 7 वर्ष से कम आयु का बालक अपराध नहीं कर सकता है, क्योंकि वह अपराध और अपराध के परिणामों से परिचित नहीं होता है, अतः वह उसके प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। यानी कि जो अमेरिकन का अंग्रेजी कानून लॉ है उसके अनुसार यह चीज कहा गया है कि अगर कोई बच्चा जिसकी उम्र अभी 7 साल है या 7 साल से कम है, वो बच्चा अगर किसी को डायरेक्टली खड़ा होकर के गोली भी मार देना तो वो अपराध नहीं माना जाएगा या उस बच्चे के खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वो एक बच्चा जो है उसको वो पता ही नहीं है कि वो कर क्या रहा है, यानी कि उस समय तक एक बच्चे का इंटेंशन या उद्देश्य क्लियर ही नहीं होता है या उद्देश्य के बारे में वो कुछ सोच ही नहीं रहा होता है। तो 7 वर्ष से कम के बच्चों के पे क्या होगा, कोई भी अपराध का केस नहीं लगाया जा सकता। 7 से 18 वालों ने अगर कोई केस किया हो, कुछ गलत काम किया हो, 7 से 16 वर्ष तक अभी हो गया है आयु, तो उन्होंने अगर कोई गलत काम किया हो तो उनको बाल जेल में रखा जाएगा। उनके ऊपर वो सख्ती या उतना ज़्यादा उनको जो है टॉर्चर नहीं किया जाएगा जितना अगर कोई वयस्क व्यक्ति, प्रौढ़ व्यक्ति जाकर के कर रहा है वही काम, तो उसको जितना ज़्यादा दंडित किया जाएगा उतना नहीं होगा। ओके, और दूसरी चीज़ आती है इसमें आपका वैधानिक रूप से निषिद्ध कार्य, यानी कि कार्य वैधानिक रूप से निषिद्ध होना चाहिए। यानी कि कोई अपराध तभी माना जाएगा जब वो कार्य क्या हो, वैधानिक रूप से निषिद्ध हो, क्योंकि समाज विरोधी व्यवहार भी तब तक जो है ठहराया गया हो
क्योंकि समाज क्या कह रहे थे, सॉरी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया। क्या कह रहा था मैं कि दंडात्मक नियमों में भी गैर कानूनी जो है ठहराया गया हो, क्योंकि समाज विरोधी व्यवहार भी तब तक अपराध नहीं है जब तक कि वो कानून द्वारा क्या हो, वर्जित ना हो। जब वो कानून द्वारा भी रोका गया हो तो वो क्या कहलाएगा, जो है एक तरह से अपराध हो जाएगा। अगला है तीसरा स्वैच्छिक। आपराधिक व्यवहार स्वैच्छिक रूप से किया गया हो, ना कि किसी के दबाव में आकर के। जब आपको किसी के दबाव में आकर के आप कोई काम कर रहे हैं ना, तो आपसे ज़्यादा करने वाले से ज़्यादा जिसके दबाव में आप आ रहे हैं वो बड़ा गुनहगार होता है। तो ये भी ध्यान रखा जाता है। आपराधिक उद्देश्य, यानी कि अपराधी में आपराधिक उद्देश्य दिखाना परम आवश्यक है। उसे गलत कार्य का परिणाम मालूम होना चाहिए। सामान्यतः अपराधी उद्देश्य की परीक्षा अपराधी के उचित और अनुचित ज्ञान के आधार पर किया जाता है। यानी कि जो भी काम आप कर रहे हो या कुछ भी गलत आप कर रहे हो तो उसके पीछे एक उद्देश्य आपका होना और उद्देश्य लोगों के सामने आना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब तक वो उद्देश्य सामने नहीं आता तब तक आपको क्या कहा जाएगा कि अपराधी नहीं माना जाएगा। हो सकता है आपकी इंटेंशन ना रही हो, या आप अपने आप में ही ना रहे हो, या आपका माइंडसेट ही काम ना कर रहा हो, तो ऐसे में क्या करते हैं कि मानसिक रूप से बीमार है और इस तरीके की प्रॉब्लम्स होगी तो उसका केस काफ़ी हल्का हो जाता है। अगला है आपका उद्देश्य की मात्रा, यानी कि अपराध के निर्धारण में प्रायः अपराध करने वाले उद्देश्य की मात्रा को भी मान्यता प्रदान किया गया है। इसका प्रमुख कारण यह है कि आपराधिक उद्देश्य के अनुसार ही दंड देने का प्रयास करता है। यद्यपि आपराधिक उद्देश्य की मात्रा को प्रमाणित करना बहुत कठिन काम है कि कितना ज़्यादा उसका उद्देश्य स्ट्रांग था, कम था, क्योंकि अपराध करते समय अपराधकर्ता की मानसिक प्रक्रियाएं और अवृत्तियों को ज्ञात करना कोई सरल काम तो है नहीं। अगला है राज्य की क्षति, यानी कि किसी कार्य को अपराध की श्रेणी में रखने के लिए आवश्यक है कि जो क्षति हुई है वह किसी व्यक्ति की ना होकर के राज्य की होनी चाहिए और उसकी कानून की दृष्टि से स्थापना होनी चाहिए। एंड अगला है सातवां आपका, दंड का अंतिम मानदंड जो है वो वैधानिक रूप से ही निश्चित होना चाहिए, उसके खिलाफ नहीं होना चाहिए। तो अवधारणा को लेकर के ये सारी चीजें थी। अब आइए बात करते हैं अपराध की अवधारणा के बाद चौथी चीज, जो चौथा क्या है आपका, कि भारत में स्वैतवसन अपराध की समस्याओं की विवेचना कीजिए। कि भारत में जो स्वैतवसन अपराध हो रहा है, स्वैतसेन अपराध, व्हाइट कॉलर क्राइम जो है, उसकी समस्याओं के बारे में आपको बताना है कि ये क्या है और कैसा है। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं स्वैतसेन अपराध के बारे में। तो एक अवधारणा के रूप में स्वैतसेन अपराध को एक ऐसा अपराध कहा जा सकता है जिसे एक प्रतिष्ठित तथा उच्च सामाजिक स्थिति वाला व्यक्ति अपने पेशे के दौरान करता है। इस परिभाषा में जिसे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, या जिस तथ्य को सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्पष्ट किया गया है, वह यह है कि उच्च सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्ति द्वारा किया जाने वाला सभी अपराधों को हम स्वैतसेन अपराध नहीं कहेंगे, बल्कि व्यवस्था अथवा पेशे के दौरान किया गया कानून ही क्या होगा, अपराधी माना जाएगा, या उस हिसाब से ही वो अपराध माना जाएगा। यानी कि कहने का अर्थ यह है कि स्वैतसेन अपराध जो है, व्हाइट कॉलर अपराध जो है, वो एक ऐसा अपराध है जो एक व्यक्ति के द्वारा किया जाता है जो एक निश्चित स्थिति पर बैठा हो, एक बड़े सामाजिक स्थिति पर बैठा हो, वही क्या कहा जाएगा, क्या कि क्या है उसने किया हुआ है कि उसने अपराध किया तो उसको स्वैतसेन अपराध कहा जाएगा। लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि वो जो व्यक्ति जो बड़े पद पर बैठा हुआ है वो काम करते हुए उस चीज के पीछे होना चाहिए, हाँ, जो क्या काम हो कि वो अपने पेशे के दौरान ही वो काम कर रहा हो। यानी कि कोई व्यक्ति अगर कुछ है तो वो तभी माना जाएगा वो स्वैतसेन अपराध जब वो अपने पेशे में उस चीज को करे। जैसे कि अगर मान लिया कोई इंजीनियर है और वो किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करता है, मारपीट करता है या किसी को मारता है, तो वो स्वैतसेन अपराध नहीं माना जाएगा। लेकिन वो इंजीनियर अगर अपने जो है पेशे में, यानी कि कोई पुल बना रहा है, कोई घर का निर्माण कर रहा है और उसमें उसने रेती के जगह पर सीमेंट के जगह पर बहुत ज़्यादा रेती डाल दिया या कुछ ऐसा चीज कर दिया, तो उसके लिए मतलब जो कि उसके पेशे में वो अपने काम में वो कर रहा हो, वो कहलाएगा आपका स्वैतसेन अपराध। स्वैतसेन अपराध की विशेषताओं के बारे में बात किया जाए तो स्वैतसेन अपराध की विशेषता यह है कि ऐसे अपराध उच्च सामाजिक और आर्थिक थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो गया था, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो सामाजिक आर्थिक वर्ग के उन लोगों के द्वारा किए जाते हैं जिस पर अपराधी होने की साधारण लोग संदेह भी नहीं कर सकते। मतलब इतने बड़े पदवी पर बैठने वाला व्यक्ति, इतना ज्यादा जिसको लोग मानते हैं, क्या वो गलत करेगा, ऐसा सोच भी नहीं सकते हैं। दूसरी विशेषता यह है कि स्वैतसेन अपराध केवल वे अपराध हैं जिन्हें एक व्यक्ति अपने देश का लाभ प्राप्त करके करता है। तीसरा चीज यह है कि यह अपराध मुख्य रूप से आर्थिक प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसका उद्देश्य अधिक से अधिक धन संचय करके तरह तरह की सुख सुविधाओं को प्राप्त करना होता है। तो इस तरीके से ये सारी विशेषताएं आ जाती हैं और इसके रोकथाम के लिए भी बहुत सारे काम किए जा रहे हैं। तो ये जो समस्या है ये बेसिकली आपका
व्यापारी वर्ग स्वयंसेन अपराध के रूप में काम करते हुए नजर आएंगे, चिकित्सक स्वयंसेन अपराध के रूप में काम करते नजर आएंगे, वकील हो गया, सरकारी अधिकारी और राजनीतिक स्वयंसेन के रूप में काम करते नजर आएंगे। इसके तमाम सारे कारण हो सकते हैं। जैसे कि अगर हम समझें अपराध के कारणों के बारे में, तो पूंजीवादी जो अर्थव्यवस्था है जितनी ही सशक्त होगी, सफेदपोश अपराध उतने ही अधिक घटित होंगे। व्यक्ति में धन के लिए जितनी ज़्यादा व्याकुलता होगी, उतना ही ज़्यादा उसकी प्रवृत्ति में धन को लेकर के चीज़ें आएंगी और ये चीज़ बढ़ता ही रहेगा। तो ये सारे कारण हो सकते हैं। जैसे अधिक साधनों का वितरण जितना ही आसान होगा, उच्च वर्ग के सदस्य जो है उसमें अर्थार्जन करके सामाजिक और अवैधानिक कार्य करने की प्रवृत्ति उतनी ही बढ़ती जाएगी। भौतिकवादी वस्तुओं का ग्रहण करने की प्रवृत्ति जितनी ही अधिक विकसित होगी, व्यक्तियों में सफेदपोश आपराधिक की प्रवृत्ति उतनी ही अधिक होती चली जाएगी। वर्ग चेतना की प्रवृत्ति जितनी उग्रतर होगी, लोगों में अपनी सामाजिक आर्थिक परिस्थिति उच्चतर बनाए रखने के लिए ये सारी चीजें व्यक्ति करता रहेगा कि जिसको जितना ज्यादा पैसा मिल सके, जितना ज्यादा जहां से आया जा सके। मतलब जो भी स्वयंसेन अपराध किया जाता है वो क्या होता है कि बेसिकली वो अपने तक सेंट्रिक होता है कि मैं ज्यादा पैसे इकट्ठा कर लूँ, मेरी समाज में एक अच्छी स्थिति हो जाए, आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से। तो इस चीज के लिए व्यक्ति क्या करता है, स्वयंसेन व्हाइट कॉलर क्राइम यहां पर देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो आपका 5th नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, ये कह रहा है आपसे घरेलू हिंसा के प्रकारों, स्वरूपों और कारणों की विवेचना कीजिए कि घरेलू हिंसा क्या है, इसका स्वरूप क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में बात करना है। तो घरेलू हिंसा के बारे में अगर हम बात करें भारत में, तो भारत में बहुत लंबे समय तक ऐसी दशाएं उत्पन्न रही हैं जिसका कि घरेलू समस्या से विशेष संबंध रहा है। घरेलू समस्या एक ऐसी समस्या है जो कि एक घर की चार दीवारी के अंतर्गत होता है। पति पत्नी के बीच में हो सकता है, पत्नी और उसके सास ससुर के बीच में हो सकता है, दहेज को लेकर के हो सकता है, पत्नी का के व्यवहार को लेकर के हो सकता है, पति जो है सास बहू के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करके हो सकता है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जिसके की क्या हो, घरेलू हिंसा उत्पन्न हो सकती है। अगर हम बात करें जो है इसमें क्या होता है बेसिक रूप से कि एक ऐसी स्थिति बन चुकी है, अगर आप भारत में बात करोगे तो भारत का जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज रहा है। तो उसमें स्त्री को वो रेपुटेशन ना मिल पाना, वो रिस्पेक्ट ना मिल पाना, वो इज्जत ना मिल पाना, वो चीज़ें मतलब होती रहती हैं, घटित होती रहती हैं। और कई ये चीज़ें, ये निर्धरता में ना लोग दूसरे भी आपका साथ नहीं दे रहे होते हैं कि अगर तुम्हारे पति पत्नी के बीच में कोई प्रॉब्लम है तो अपना मैटर समझ लो बाबा, हम बीच में नहीं पड़ने वाले हैं। या इसको हम समाज में भी अक्सर स्त्रियाँ भी नहीं लाना चाहती हैं, इससे हमारे फैमिली की इज्जत जाएगी। मतलब अलग अलग तरीके की थॉट्स या प्रॉब्लम्स, या फिर मतलब एक जो अपब्रिंगिंग हुई होती है कि हाँ जो परिवार तुम्हें मिल रहा है दैट्स योर फैमिली एंड वो पूरी तरह से तुम्हारा है, चाहे जैसा हो तुम्हें एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। मतलब ये सारी चीज़ें होती हैं। तो अगर हम बात करें कि घरेलू हिंसा के कारण क्या क्या हैं, ये जो घरेलू हिंसा है इसके कारण क्या क्या हैं, तो इसके कारणों के बारे में बात करें तो पहला कारण है पुरुष प्रधान समाज व्यवस्था, कि विश्व में के अधिकांश समाजों में पुरुषों की प्रधानता पाई जाती है और इस व्यवस्था में पुरुष अपनी श्रेष्ठता बनाए रहने के लिए ऐसे व्यवहारों को करता है जिससे क्या हो, पारिवारिक हिंसा बढ़ती है। क्योंकि जब आप किसी सामने वाले को वो रिस्पेक्ट, वो वैल्यू नहीं देंगे तो वो भावनाएं तो उठेंगी। दूसरी चीज है आपका अशिक्षा। भारत में सदैव पुरुषों की तुलना में स्त्रियों में शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम रहा है। यद्यपि आजकल जो है वो स्त्रियों की साक्षरता बढ़ रही है, जिस कारण घरेलू हिंसा की विरोध करने की जो घटनाएं हैं वो भी हमें सामने आती हुई दिख रही हैं कि मतलब ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्त्रियां जा करके रिपोर्ट कर रही हैं। सामाजिक कुप्रथाएं भी इसका कारण रही हैं। भारतीय समाज में पहले से ही अनेक कुप्रथाएं हैं। पर्दा प्रथा हो गया, दहेज प्रथा हो गया, बाल विवाह हो गया, विधवा पुनर्विवाह निषेध हो गया, ऐसी चीजें प्रचलित हैं और इन सभी पर जो है इन सभी में महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों में वृद्धि की है। यद्यपि अगर हम आज के बारे में बात करें तो धीरे धीरे विधवा पुनर्विवाह को मान्यता मिल रही है। पर्दा प्रथा भी काफी सीमा तक कम हो गया है। दहेज प्रथा, किंतु जो दहेज प्रथा है इससे संबंधित घरेलू हिंसा के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखोगे हर एक बुराइयां धीरे धीरे खत्म हो रही है, लेकिन ये दहेज प्रथा वाली बीमारी है ना, ये बढ़ती ही जा रही है। क्योंकि इसको कहीं ना कहीं जो है वो दहेज करके नहीं, हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, मतलब उसको इससे वे में नहीं दिया जा रहा है कि मतलब उनको पता है, घर वालों को पता है, जिसको मिल रहा है उसको पता है, समाज को पता है, लेकिन वो मतलब कानूनन उसी तरह से नहीं दिख रहा होता है कि हाँ इसको मतलब ये दहेज दे रहे हैं या इस तरीके से। सबको पता है, सारी चीज़ें हैं कि ये चीज़ गलत है या ऐसा वैसा, लेकिन करते सभी हैं। तो ये चीज़ में बढ़ता ही चला जा रहा है। पारिवारिक तनाव हो गया कि जब परिवार में पति पत्नी तालमेल ठीक नहीं होता है, पति अपने विचारों को पत्नी पर थोपने का प्रयास करता है, पत्नी जबरदस्ती अपने अनुकूल पत्नी को जबरदस्ती अपने अनुकूल अपनी तरह का बनाने का कोशिश करता है, तो ऐसी स्थिति में घरेलू हिंसा बढ़ती है। महिलाओं के प्रति जो है विद्वेष हो, यानी कि अधिकांश पुरुषों में क्या होता है, महिलाओं के प्रति नफरत की भावना होती है जिसे वे महिलाओं पर अत्याचार करके शांत करते हैं। यद्यपि आजकल शिक्षा आदि प्रभाव से पुरुष और महिला कंधे से कंधा मिलाकर के चलने लगे हैं, लेकिन फिर भी ऐसे लोगों की संख्या अभी भी अपर्याप्त है।
इसके अतिरिक्त स्त्रियों की पुरुषों पर निर्भरता है कि मतलब वो अपने फाइनेंशियल चीज़ों के लिए, अपने खान पान, अपने रहने के लिए पुरुषों पर निर्भर है। स्त्रियों में स्वमूल्यांकन का निम्न स्तर दोषपूर्ण है, दोषपूर्ण व्यक्तित्व है उनका, पीड़ितों द्वारा भड़काना आदि अनेक ऐसे कारण हैं जो घरेलू हिंसा को क्या करते हैं, प्रेरित करते हैं। कई बार अपराधियों के प्रति निष्क्रियता ने भी घरेलू हिंसा की घटनाओं में वृद्धि की है। इससे स्पष्ट है कि घरेलू हिंसा की समस्या दूसरी सामाजिक समस्याओं से कम गंभीर नहीं है, बल्कि ये कहीं ना कहीं उन समस्याओं से भी आगे निकल जाता है। 6 नंबर का आपका क्वेश्चन कह रहा है आपको निर्धनता को परिभाषित करना है और भारतीय समाज पर इसके प्रभावों की विवेचना करना है कि निर्धनता क्या है, इसको परिभाषित करो और भारतीय समाज पर इसके प्रभाव क्या है, इसकी विवेचना करो। तो देखो, गरीबी जो है वो मानव जाति के लिए एक विकट समस्या है। यह मानव जाति के लिए एक बड़ा अभिशाप की तरह है। निर्धनता भी जो है समस्त युगों में मानव सभ्यता के लिए, मानव समाज के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण जो, और ये बहुत ज़्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि एक अविभाज्य अंग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज में ये चीज़ आता रहा है और देखने को हमें मिलता रहा है कि कहीं ना कहीं जो है ये एक व्यक्ति के जीवन को, एक व्यक्ति के नीड को, एक व्यक्ति एक लाइफ स्टाइल को पाना चाहता है, उसके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। एक धनिक व्यक्ति एक निर्धन व्यक्ति का नाम सुनते ही ना आप उसका अपना भाव सिकुड़ने लगता है। निर्धनों के प्लेग के रोगी की तरह एक व्यवहार कर रहा होता है। समाज जो है उनसे एक अच्छे मुंह से बात तक नहीं कर रहा होता है। सामान्य अर्थ में धर्म के अभाव को ही निर्धनता की संज्ञा दी गई कि एक व्यक्ति के पास धन की कमी हो, उसकी बेसिक नीड्स तक पूरी ना हो पा रही हो, तो वो कहलाता है एक व्यक्ति की निर्धनता। किंतु अधिक वैज्ञानिक अर्थ में अगर हम निर्धनता का अर्थ करें तो ये होता है निम्नस्थ जीवन स्तर, जिसमें व्यक्ति अपने और अपने आश्रितों के व्यक्तिगत का भौतिक, मानसिक और सामाजिक विकास करने में पूर्णतः क्या हो, असमर्थ हो, वो कहलाता है, ऐसी स्थिति कहलाती है आपकी निर्धनता। भारतीय समाज में इसके प्रभावों के बारे में विवेचना करें तो ये चीज़ अपने आप में बहुत बड़ी विकट समस्या के रूप में सामने आती है। जैसे कि आप देखोगे भारतीय समाज में अलग अलग प्रकार से ये समस्या आई है। जैसे कि बात करें तो निर्धन व्यक्ति को पौष्टिक आहार और संतुलित आहार तक उसके भाग्य में लिखा ही नहीं होता है, अतः वह शीघ्र ही अस्वस्थ हो जाता है। एक व्यक्ति को अगर पौष्टिक आहार नहीं मिलेगा, एक अच्छी जीवन शैली नहीं मिलेगी, उसको एक जीवन में संतुलित आहार नहीं मिलेगा, तो वो क्या होगा, चिकित्सा जो है पौष्टिक आहार नहीं पाएगा, उसका तबीयत खराब होगा, चिकित्सा के लिए उसके पास पैसे नहीं होंगे, तो उसकी हालत दिन ब दिन क्या होगी, बिगड़ती चली जाएगी और प्रॉब्लम्स इस लेवल पर हो जाएंगे कि उसकी डेथ हो जाएगी। निर्धनता के कारण परिवार के सदस्यों में असंतोष फैल जाएगा, जो धीरे धीरे पारिवारिक कलह का रूप ले लेता है। और निर्धनता के कारण व्यक्ति अपने परिवार के सदस्यों का पूरी तरह से क्या करता है, जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं जैसे भोजन, वस्त्र और आवास, उन तक को भी पूरा नहीं कर पाता है और उनके प्रति प्रेम स्नेह की कमी आने लगती है, परिवार विघटित हो जाता है। तो ये सारी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। निर्धनता गरीब व्यक्तियों के चरित्र को भी प्रभावित करती है। गरीब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई भी कुकर्म कर सकता है कि अगर कोई आवश्यकता है जो कि बेसिक नीड ही है, तो व्यक्ति क्या कर सकता है, उसके लिए कुकर्म कर सकता है। जैसे कि एक स्टोरी मुझे याद है, ये किसी मूवी की स्टोरी है कि एक व्यक्ति है, ये एक दिया गया था, मतलब एक तरीके के शो हो रहा था जिसमें एक व्यक्ति को एक ऑप्शन दिया जा रहा है कि मतलब कि अगर उसके घर में जो है किसी व्यक्ति की डेथ होने वाली है और उसको कहा जा रहा है उसको एक दवाई से वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा, और वो दवाई मिल रही है 3 लाख की और उस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है। वो व्यक्ति जाता है, गिड़गिड़ाता है उस दवा वाले से कि 50,000 आप ले लीजिए और मुझे वो दवा चाहिए, बहुत आवश्यकता है, लेकिन वो नहीं मानता है। वो 1 लाख तक कहीं से इकट्ठा कर लेता है लेकिन फिर भी नहीं मानता है। उसके सामने ये ऑप्शन था कि क्या आप अपनी नैतिकता को दांव पर लगा करके उस दुकान से चोरी करके वो दवा लेकर के आओगे, अपने घर वाले को बचाओगे, या फिर आप नैतिकता का फॉलो करके अपने घर वाले को या अपने जो भी सगे संबंधी हैं उनको मरने दोगे। तो उसने कहा, वो जाता है उस शो में और वो दवा तोड़ करके लेकर के आता है, मतलब वो दवा खाना का ताला तोड़ करके दवा लेकर के आता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर एक ऑनेस्टी की भावना है ना, वो भी हमें कहीं ना कहीं मजबूरी में कभी कभी ब्रेक करना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि कुकर्म भी कर सकता है। इसका आप उदाहरण देखना चाहते हैं तो वेश्यावृत्ति प्रत्यक्ष रूप से निर्धनता का से संबंधित है। कोई भी नेक स्त्री ऐसा घृणित काम करना कभी नहीं चाहेगी, किंतु आर्थिक विपन्नता और दरिद्रता के कारण उन्हें मजबूर होकर के काम करना पड़ता है। गरीब व्यक्ति को समाज में उनकी निर्धनता के कारण लोग उसकी उपेक्षा करते हैं तथा अपने आप को उनसे दूर रखने का प्रयास करते हैं। समाज में समृद्ध व्यक्ति अपने बच्चों को निर्धनों के साथ खेलने, मिलने जुलने तक नहीं देता है। अगला बात करें तो निर्धनता किसी भी व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक जो उन्नति है उसमें बाधा डालती है, समस्याएं उत्पन्न करती है। कोई भी व्यक्ति जितना ही योग्य, ज्ञानी क्यों ना हो, यदि वह निर्धन है तो जीवन के अन्य क्षेत्रों में अपने आप को पिछड़ा ही पाने वाला है।
6 नंबर बात करें तो प्रत्येक सभ्य समाज में नाना प्रकार के नए नए सामाजिक परिवर्तन होते रहते हैं, जिन्हें स्वीकार कर लोग अपने जीवन में हरियाली लाते हैं और आराम की जिंदगी व्यतीत करते हैं। किंतु झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को क्या होता है, जो है क्या करना पड़ता है, उनको अपना पेट पालना पड़ता है, या पेट के लिए ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में हमें बात करनी पड़ती है। जब भी निर्धनता का बात आता है तो उसके बारे में हमें जो है सोचना पड़ता है, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है जिसके बारे में जब तक, क्योंकि एक गहन अध्ययन करना पड़ता है ओके। जब तक आप किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से अध्ययन नहीं कर सकते, किसी चीज़ पर आप श्योर नहीं हो सकते हैं। लेकिन निर्धनता जो ऐसी चीज़ है ना, जो पूरे केवल भारत में नहीं पूरे विश्व में इसकी समस्या बनी हुई है, और ये समस्या बनती ही जा रही है और बढ़ती ही जा रही है ओके। तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो इसके प्रभाव के बारे में हमने देख लिया। अगला बात करते हैं कि मादक द्रव्य व्यसनों के कारण और प्रभाव, कि मादक द्रव्य व्यसन का क्या समाज पर प्रभाव पड़ता है, वो क्या है, उसके बारे में आइए बात करते हैं। तो मादक द्रव्य व्यसन, जैसा आप समझ पा रहे हैं, या नशीली दवाओं और पदार्थ हैं जिनका उपयोग करने से व्यक्ति कुछ समय के लिए उत्तेजना और प्रसन्नता और शक्ति का अनुभव करता है, लेकिन तो उसके बाद क्या होता है, इसका सेवन करने से व्यक्ति निरंतर इसका उपयोग करने लगता है, उसकी इच्छाएं बढ़ने लगती है, धीरे धीरे वो इन पदार्थों का सेवन किया बिना रह ही नहीं पाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट में मादक द्रव्य व्यसन के अर्थ को स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि मादक द्रव्य व्यसन जो है कम या अधिक समय के लिए उन्माद की वह दशा है जो कि किसी नशीले पदार्थ से लगातार उपयोग में उत्पन्न होती है और व्यक्ति और समाज दोनों के लिए जीवन को विघटित कर देती है। यानी कि एक ऐसी अवस्था उत्पन्न कर देती है निर्धनता कि मतलब मादक द्रव्य जहाँ पर व्यक्ति को मतलब कुछ टाइम के लिए उसका जो सेरोटोनिन होता है वो बढ़ जाता है और उसको कुछ चीज़ें अच्छी लगने लगती है, उसका माइंड अच्छा लगने लगता है, हल्का फुल्का लगने लगता है, वो अपने जीवन की प्रॉब्लम्स भूल जाता है। तो वो चीज़, वो एक्सपीरियंस वो बार बार लेना चाहता है, जो कि एक आदत पड़ जाती है जो उसके हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और उसके समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। अगर हम बात करें मादक द्रव्य व्यसन के कारण और प्रभाव के बारे में, तो देखो इसके कारण के बारे में बात किया जाए तो इसके शारीरिक कारण भी हैं, मनोवैज्ञानिक कारण भी हैं, सामाजिक, आर्थिक, व्यावसायिक और धार्मिक कारण भी हैं। तो मादक द्रव्य व्यसन के शारीरिक कारण में बात करें तो शारीरिक कष्ट को से राहत पाने के लिए, थकान मिटाने के लिए, कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए, शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए, लंबे घंटे तक काम करने के लिए, जागरूक रहने के लिए, काम भारी बोझ को कम करने के लिए, नई प्रेरणा, नई स्फूर्ति पाने के लिए लोग इसका सेवन करते हैं। आप देखो कि कई सारे मजदूर ऐसे हैं जो हमारे आसपास भी मैंने कई सारे लोगों को देखा हुआ है, तो कहते हैं कि मतलब हम दिन भर इतना ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, जितना ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, जो मजदूर होते हैं बेसिकली काम करते हैं, जो पत्थर तोड़ रहे हैं या फिर मिट्टी का काम कर रहे हैं, गारा का काम कर रहे हैं, या मजदूरी कर रहे हैं किसी के यहाँ जा करके, गारा मिट्टी का काम जो है वो करते हैं। उसके बाद शाम को जाकर के कहते हैं एक बोतल लबली लेंगे या एक थोड़ा सा छोटा ले लेंगे, 50-100 रुपये मतलब मेरा खर्चा हो जाएगा, लेकिन मुझे वो थकान का जो अनुभव होता है वो नहीं होगा, जिससे कि मैं अगले दिन काम करने के लिए सक्षम रहूँगा। ऐसा होता है। एंड दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण, कि मादक द्रव्य व्यसन से मनोवैज्ञानिक कारण भी है, क्योंकि उसमें जो आपकी चिंता, असफलता, एक संघर्ष, एक तनाव जो माइंड होता है ना, जब आप उस चीज़ का सेवन करते हैं तो आपका माइंड उस चीज़ से रिलीज हो जाता है कुछ टाइम के लिए और आपको एक अच्छी नींद आती है, जिससे कि आप अगले दिन अच्छा काम, फिर से अपने काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो ये भी कारण हो सकता है। सामाजिक कारण भी हो गया कि अनेक जनजातियों में सदियों से, युगों से ऐसी सामाजिक परिपाटी चली आ रही है जिसमें मादक द्रव्यों के सेवन की भी परंपरा रही है। सामाजिक उत्सवों पर, जन्म, विवाह और कहीं मृत्यु के अवसर पर भी मादक द्रव्यों का सेवन होता है। आप पंजाबी परंपरा में ये देख ही सकते हैं। आर्थिक कारण भी है, जो है आर्थिक संपन्नता और विपन्नता, दोनों ही स्थितियों में मादक द्रव्यों का सेवन किया जाता है। कई बार लोग परेशान हो जाते हैं, अपनी स्थिति से पूरी तरह से व्याकुल हो जाते हैं, आर्थिक स्थितियाँ बहुत खराब हो जाती हैं, तो उस चीज़ को भुलाने के लिए भी कर लेते हैं। और कुछ लोगों के पास पैसा इतना ज़्यादा होता है कि वो उड़ाने के लिए कर लेते हैं। तो अलग अलग स्थितियों में भी हो जाता है। व्यावसायिक कारण भी होते हैं। कई क्या होता है, बड़े बड़े व्यावसायिक कारण सदै हुई शराब को मेज पर रख करके ही व्यवसाय के बारे में संबंध स्थापित करते हैं या व्यवसाय के बारे में बातचीत करते हैं। आपने देखा होगा, मूवीज़ में भी ये चीज़ आपने नोटिस किया होगा कि बैठते हैं जब बड़े बड़े लोग, तो सामने क्या होता है, एक वाइन का ग्लास होता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। धार्मिक कारण भी हो सकता है कि अनेक अवसरों पर आप देखोगे, होली के मौसम पर होता है, पंजाबियों में कोई त्यौहार होता है, तो उस टाइम पीरियड पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अब इसके प्रभाव के बारे में बात किया जाए कि इसका प्रभाव क्या हो रहा है, तो इसका दुष्परिणाम के बारे में बात किया जाए तो शारीरिक शक्ति का अधोपतन हो जा रहा है। आपकी बॉडी में जो फिजिकल पावर्स हैं वो कम होते चले जा रहे हैं। मानसिक शक्ति का ह्रास होता चला जा रहा है। आप एक जगह पर फोकस नहीं कर सकते। आपका दिमाग हमेशा कहेगा कि मतलब कुछ भी चीज़ आया, कुछ भी टफ आया, आप कहोगे छोड़ो इसको, हटाते हैं, एक पैक लगाते हैं, सारा ठीक हो जाएगा, भूल जाओगे तुम अपने काम को।
आर्थिक हानियां भी हो रही हैं भाई, पैसे खर्च होते चले जा रहे हैं क्योंकि वो एक लत पड़ती चली जा रही है। पारिवारिक असंतोष और कलह और विघटन की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि आप अपने घर में उस स्थिति में जाओगे, आपका माइंड काम नहीं कर रहा होगा, आपके अपने, आपकी पत्नी, आपके बच्चे जो आपके साथ जुड़ रहे होंगे और कहीं ना कहीं आप उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रह पाओगे। नैतिकता का पतन हो जाएगा क्योंकि ऐसी स्थिति में आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, किसी के साथ कुछ भी गलत व्यवहार कर सकते हो, तो नैतिकता का पतन होता दिखाई देता है। आपराधिक व्यवहार हो जाते हैं कि इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप अपराध में कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके अंदर कहीं ना कहीं दबी हुई रहती हैं, वो चीज़ें बाहर निकल करके आते हैं। कहते हैं ना, शराब पीते हुए व्यक्ति सच्ची बातें बोल जाता है, यानी कि जो उसके अंदर दबी हुई बातें हैं वो चीज़ें भी क्या होती है, बाहर निकल आती हैं। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन है आपका राष्ट्रीयकरण और पर क्षेत्रवाद के परिणामों के बारे में बात करना है। तो देखो, भारत में राष्ट्र क्षेत्रवाद की बढ़ती हुई समस्या हमारे सामाजिक, आर्थिक और राष्ट्रीय विकास को अत्यधिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। यानी कि जो क्षेत्रीकरण है ना, वो कहीं ना कहीं राष्ट्रीय एकीकरण में बहुत बड़ा रोकथाम बनता है। यानी कि हम एक देश की बात कर रहे हैं कि ये पूरा भारत हमारा देश है और वहीं पर कहीं कोई हम महाराष्ट्रियन हैं, हम गुजराती हैं, हम बिहारी हैं, हम ये हैं, हम वो हैं, मतलब कि वो जो क्षेत्रवाद जो अपने आप को अलग कर रहे हैं, वो भारत की जो एकीकरण है, जो राष्ट्रीय एकीकरण है, उस पर समस्या उत्पन्न कर रही है। विभिन्न क्षेत्रों के बीच संघर्ष और तनाव अपने आप में बढ़ता चला जाता है। राज्यसभा केंद्रीय सरकार के बीच में जो है संबंध का विकृत हो जाना है। यानी कि भारत में क्षेत्रीयता के कारण क्या होता है कि केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के बीच कहीं ना कहीं संबंध जो है कटु हो जाते हैं, जिससे कि एक राज्य का जो है एक देश का विघटन भी हो सकता है। अस्थायी नेतृत्व और संगठन का विकास, यानी कि क्षेत्रीयता का एक और दुष्परिणाम है कि इसके फलस्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में कुछ इस प्रकार का नेतृत्व संगठन का विकास होने लगता है कि जनता की भावनाओं को उभरा करके उनके संकीर्ण स्वार्थों की पूर्ति करना चाहते हैं। तो इस प्रकार से नेता भी क्या करते हैं, भड़का करके कि हम तुम्हारे लिए ही बस है। मतलब एक नेता जो जिस क्षेत्र में जाकर के इलेक्शन लड़ रहा होता है ना, वो बस उसी क्षेत्र के बारे में बात ही करता है, उन्हीं की भलाई के बारे में बात करता है कि बस आप ही के लिए सब कुछ करना है। और वही नेता इलेक्शन के बाद फिर जहां दूसरी जगह इलेक्शन होने वाला होता है, उनके यहाँ बड़े बड़े जो है बोलियां बोल करके चलाता है, बड़े बड़े वादे करके चलाता है। तो ये चीजें देखने को मिलती है और इस पर जनता को समझदार होना बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय भाषा की समस्या भी एक जटिल समस्या होती है क्योंकि क्षेत्रीयता एक और बुरा प्रभाव यह है कि क्षेत्रीय वफादारी भाषा की समस्या को सुलझाने में सहायक होने के स्थान पर उसे और भी जटिल बनाने में मदद करती है। क्षेत्रीय वफादारी का विद्या संबंध जो है वो क्षेत्रीय और प्रादेशीय भाषा के प्रति जो है विशेष लगाव से होता है, जिसके कारण प्रादेशीय भाषा की आवश्यकता से भी अधिक महत्व दिया जाने लगता है, जिससे कि व्यक्ति जो है अपने आप को बड़े लेवल पर या बड़े स्केल पर नहीं ले जा पाता है। कि अगर हमने कह दिया कि हम हिंदुस्तानी हैं और हम केवल हिंदी ही सीखेंगे, हम इंग्लिश की तरफ मुंह नहीं लगाए क्योंकि इंग्लिशों ने हमारे ऊपर तो राज्य किया हुआ है, हम इंग्लिश सीखेंगे नहीं। लेकिन आपको अपनी बात अगर पूरी दुनिया तक पहुंचानी है तो आपको उस लैंग्वेज का यूज करना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को वो लैंग्वेज पता है। हिंदी में आप बात करोगे शायद और भी लोगों तक वो चीज़ें ना पहुंच सके। तो ये कई सारी चीज़ें हैं जो कि क्षेत्रवाद क्या करता है, राष्ट्रीय एकीकरण में जो है विभेद करता है। अगला बात किया जाए 9 नंबर का, वो कह रहा है आपसे कि विवाह विच्छेद के कारणों की विवेचना कीजिए कि विवाह विच्छेद किन कारणों से होता है। विवाह विच्छेद मीन्स क्या होता है, तलाक। यह सच है कि भारत परंपरागत सामाजिक संरचना के दृष्टिकोण से तलाक का अधिकार जो है वह अधिक उपयोगी नहीं है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों में जबकि समाज और परिवार ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया है, विवाह और परिवार ने एक नया रूप ग्रहण कर लिया है, तो विवाह विच्छेद तलाक को मान्यता देना आवश्यक हो गया है। वर्तमान सामाजिक समस्याओं और अनेक रूढ़ियों के समाधान हेतु विवाह विच्छेद का अधिकार जो है लाभप्रद सिद्ध हुआ है। तलाक के पक्ष में भी कई सारे तर्क दिए गए हैं, जैसे कि स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के लिए हो गया कि अगर उनको कोई ऐसी स्थिति में चले हैं जहां पर उनको लग रहा है कि उनकी स्थिति पूरी तरह से खराब है, घर उनको खराब मिल गया है, लोग उनको खराब मिल गए हैं, तो उसके खिलाफ क्या कर सकते हैं, वो आवाज़ उठा सकती हैं। पारिवारिक संगठन की दृष्टि से आवश्यक है, समानता की दृष्टि से भी आवश्यक है, वैवाहिक रूढ़ियों को सुधारने के लिए आवश्यक है, सामाजिक जीवन में संतुलन बनाए रखने के लिए भी आवश्यक है। लेकिन इसके कुछ मतलब उसके विपक्ष में भी तर्क दिया गया है सामाजिक विच्छेद के, कि जो है तलाक को विरोधी मानते हुए ये कहते हैं कि स्त्रियों को तलाक का अधिकार मिलने से परिवारों के विघटन की संभावना अधिक हो गई है। इससे पति पत्नी के बीच पारस्परिक तनाव और अविश्वास की मात्रा में वृद्धि होगी। भारतीय संस्कृति और परंपरा के विपरीत है, आर्थिक दृष्टिकोण से अव्यवहारिक है, बच्चों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। और वास्तविकता यह है कि विवाह विच्छेद के विपक्ष में जो भी तर्क दिए गए हैं उन्हें हम पूरी तरह से जो है असत्य नहीं कह सकते हैं। लेकिन स्त्रियों को तलाक का अधिकार ना मिलने से स्त्रियों की जो स्थिति है उसमें जितनी गिरावट आई है
है ना, और समाज का जितना नैतिक पतन हुआ उनकी मूल्य में विवाह विच्छेद से होने वाले नुकसान कुछ भी नहीं है। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विवाह विच्छेद कई तरीके से जो है लाभप्रद भी हो गया है। तो इसके कारण बहुत सारे होता है विवाह विच्छेद की, जब एक सुव्यवस्थित घर परिवार नहीं मिल पाता है, स्त्री की अच्छी स्थिति नहीं बन पाती है, समानता उसको नहीं मिल पा रही है, जो सामाजिक स्थिति उसको मिलनी चाहिए, जो उसको परिवार में फैमिली में स्थिति मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही, उसके साथ कुछ गलत किया जा रहा है, तो विवाह विच्छेद के सारे क्या होते हैं, कारण बनते हैं। अब आगे बात करते हैं भारत में भ्रष्टाचार की समस्या। भ्रष्टाचार केवल भारत में नहीं, पूरी दुनिया में भ्रष्टाचार की समस्या बढ़ रही है। और उस पर अगर हम बात करें भ्रष्टाचार की समस्या पर, तो ये केवल भारत की नहीं है, बल्कि ये समस्या सभी देशों में किसी ना किसी रूप से एक दूसरे के साथ उसको रख दीजिए आप, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट चीज़ है भ्रष्टाचार। क्योंकि जब उस पर आप समझोगे कि भ्रष्टाचार क्या है, जब आप किसी के चीज़ों का गलत उपयोग कर रहे हो, आपको कोई सामान नहीं है लेकिन फिर भी आप दूसरे का सामान लेकर के यूज कर रहे हो क्योंकि उस पर आपका अधिकार नहीं है, आप किसी के घर में घुस जा रहे हो और उसका दरवाज़ा तक नहीं बंद कर रहे हो, तो ये मतलब एक तरीके से क्या है कि आप अपने स्थिति का गलत उपयोग कर रहे हो, आप भ्रष्टाचार कर रहे हो। क्योंकि भ्रष्टाचार में क्या होता है ना कि हम अपनी पावर्स का, अपनी स्थितियों का गलत प्रयोग कर रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से भ्रष्टाचार होता है। और इसमें कई सारे भ्रष्टाचार में होता है, जैसे कि आप अगर बात करोगे तो ये भ्रष्टाचार का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। पुलिस और सरकारी अधिकारियों का अपने काम में घूस लेना हो गया, यौन अनाचार हो गया, व्यापारियों द्वारा कम तोलना हो गया, मिलावट करना हो गया, स्मगलिंग करना हो गया, काला बाजारी करना हो गया, न्यायाधीशों द्वारा पैसा लेकर के अपराधियों को छोड़ देना हो गया। ये सारी चीज़ें हैं जो कि कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का कारण बनते हैं। अब भ्रष्टाचार के संदर्भ में कहा जा सकता है, अगर मेन रूप से इसके कारणों के बारे में बात किया जाए कि किस कारण से भ्रष्टाचार होता है, तो पहला कारण हो सकता है चारित्रिक और नैतिक पतन से। क्यों होता है ये? क्योंकि आज व्यक्ति का मूल्यांकन धन के आधार पर हो रहा है, चाहे वह धन अनैतिक तरीके से आया हो या कैसे भी उसने एकत्रित किया हो। ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता जो व्यक्ति दिखाता है उसकी खिल्ली उड़ाई जाती है, क्योंकि वह लाभ के पद पर होते हुए भी उसने आर्थिक लाभ नहीं कमाया, उसके पास लाखों करोड़ों नहीं जमा हुए। अगर वो चाहता तो वो कुछ चीज़ों पर साइन कर देता और लाखों करोड़ों आ सकते थे, लेकिन उसने नहीं कमाया, तो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं कि तुमने किया क्या अपनी ज़िंदगी में। भ्रष्टाचार उन्मूलन के उपायों का अभाव है कि भ्रष्टाचार मिटाने के लिए कोई ठोस कदम ही नहीं उठाया जा रहा है। अगला बात करें तो सामाजिक मूल्यों में बदलाव आ गया है। वर्तमान समय में भौतिकवादी संस्कृति आ गई है, जिससे व्यक्ति क्या हो गया है, भौतिकवाद को प्रोत्साहित हो गया है, जिसके कारण भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहे हैं। निर्धनता और शिक्षा है, लोगों के पास शिक्षा नहीं है कि मतलब कहाँ पर किस चीज़ के लिए आपको घूस देना है, नहीं देना है। व्यापार और राजनीति का घनिष्ठ संबंध हो गया है कि व्यापारी क्या करते हैं, राजनेता को इलेक्शन के लिए पैसा देते हैं, इलेक्शन में जीतने के बाद राजनेता उनको सपोर्ट करता है उनके आर्थिक स्थितियों में, उसके लिए वो चाहे कुछ चीज़ें उनको टेंडर पास करवा दिया, वो कुछ गलत काम भी कर रहे हैं तो भी राजनेता बोल नहीं सकता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं जो है भ्रष्टाचार की समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। अब भ्रष्टाचार से तमाम सारी समस्याएं आती हैं, जो कि आपको कुछ चीज़ें देखने को मिलती है, जैसे शारीरिक समस्या हो जा रहा है, मानसिक लेवल पर आपको एक प्रेशर क्रिएट होता है, यार तुमने अच्छा नहीं किया, तुमने गलत किया है। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, आर्थिक समस्याएं जो है होने के बावजूद भी, सब कुछ मिलने के बावजूद भी आपका परिवार अच्छा ना हो, परिवार में वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं कहते हैं ना, जो भी चीज़ें आप गलत कर रहे हो वो चीज़ें सामने आएंगी। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये था दोस्त टॉप 10 क्वेश्चन जिसके बारे में हमने डिस्कस किया हुआ है। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार चैनल पे आए प्लीज़ विजिट द चैनल। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ओके मेरे दोस्त, तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।